हाय दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट में जो जो लेजर्स दिए हुए होते हैं, जो आप लेजर्स क्रिएट करते हैं वो या तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट डालते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। अब जो बैलेंस शीट के अंदर लेजर्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इन लेजर्स के अंदर जो बैलेंसेस है, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर डेबिट है तो उसका क्या मतलब है, और अगर कोई बैलेंस क्रेडिट है तो उसका क्या मतलब है। क्या बैलेंस डेबिट होना ठीक है या बैलेंस क्रेडिट होना ठीक है। अगर किसी लेजर में बैलेंस डेबिट है होना चाहिए, वहां अगर क्रेडिट है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, और कहीं बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए और वहां डेबिट है तो उसको कैसे करेक्शन करेंगे। यानी कि आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हैं कि आपका जीएसटी पेबल है या नहीं पेबल, आपको किसी डेटर्स की पेमेंट करनी है या नहीं करनी, आपको यानी कि किसी से एडवांस ले लिया हो आपने डेटर से, उसको पेमेंट करनी है नहीं करनी, इसी तरह से आपने किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है या उससे पैसा लेना है, ये सभी तरह के सवाल जो है जिस वीडियो में मैं आपके कवर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी ना करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल का। कैपिटल में आप देख रहे होंगे यहाँ दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल यहाँ शो कर रही है। जैसे पहले पार्टनर का नाम है ANG कैपिटल, दूसरे का नाम है KLAGS कैपिटल। अब इनकी यहाँ कैपिटल आ रही है। देखिए आपको पता होगा ऑनर और बिजनेस जो है दोनों अलग अलग एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, यानी कि बिजनेस को ये पैसा पे करना है अपने पार्टनर्स को, ठीक है ना। तो इसका नेचर ऑलवेज जो है क्रेडिट ही होना चाहिए। अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑनर्स हैं उन्होंने बिजनेस से ज्यादा फंड विड्रॉ कर लिया है, यानी कि जो कैपिटल लगाई थी उसमें ज्यादा पैसा वो निकाल चुके हैं बिजनेस के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोन एंड लायबिलिटीज की। लोन एंड लायबिलिटीज में आप देखेंगे अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है। यहाँ हमने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है जिसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 2.5 करोड़ के अराउंड है। अब इसका नेचर ऑब्वियस है, ये क्रेडिट ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका नेचर आपकी बुक्स में यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव आता साइन, अगर ये साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इसकी ग्रुपिंग गलत की हुई है, फिर आपने लोन लिया हुआ नहीं है बल्कि दिया हुआ है। अभी तो देखिए आपने यहाँ पर एक क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव शो कर रहा है क्रेडिट में, तो इसका मतलब आपने लोन लिया हुआ है। और अगर आपने लोन दिया होता किसी को उधार पैसे दिए होते तो उस केस में ये नेगेटिव होता। अगर यहाँ पे तो इसका मतलब आपने ग्रुपिंग गलत की है, फिर यहाँ अनसिक्योर्ड लोन में नहीं जाता ये बल्कि जाता लोन एंड एडवांस एसेट्स में, देख रहे हैं यहाँ ये मूव हो जाता। तो अभी यहाँ इसकी भी ग्रुपिंग ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में सबसे ऊपर आ रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए जैसे कि जीएसटी होता है, टीडीएस होता है, कई बार इनकम टैक्स होता है, ईपीएफ, ईएसआई, जो भी कॉम्प्लायंसेस आप करते हैं का यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। अब सपोज यहाँ पर आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को या नहीं देना, वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको कर क्या लेना है, जैसे कि हमने जो पीरियड है, मैं एक बार पीरियड इसको ठीक से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्च तक का पीरियड ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस से करंट लायबिलिटीज में जाता हूँ, यहाँ पर ड्यूटीज, और सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा F12। जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस को शो कराना है, और फिर यहाँ शो ट्रांजेक्शन का मतलब डेबिट क्रेडिट, और मैंने कंट्रोल ए कर दिया। देखिए यहाँ पर जीएसटी आ गया और यहाँ पर टीडीएस आ गया। देखिए जीएसटी के अंदर ये मेरे सारे लेजर्स गिवन है, जो भी मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इनपुट आउटपुट पेबल, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टीडीएस के भी हमने यहाँ सेक्शन वाइज लेजर बना रखे हैं, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। चलिए सबसे पहले जीएसटी को समझ लेते हैं कि इसमें जो बैलेंसेस आ रहे हैं कहना क्या चाहते हैं। देखिए आप ओपनिंग बैलेंस देख रहे हैं, ओपनिंग में बैलेंस था क्रेडिट, तो इसका मतलब है देखिए जो हमारे लायबिलिटीज होती है उनका नेचर होता है क्रेडिट। यहाँ बैलेंस भी क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब हमें ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना था, देना था ओपनिंग में, जो कि हमने अप्रैल में पे कर दिया होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ डेबिट हो रहा है क्रेडिट। देखिए डेबिट का मतलब होता है जो आप क्लेम करते हैं, यानी कि आपने कुछ खरीदा तो आपने CGST, SGST या IGST को डेबिट किया होगा, तो ये आपका इनपुट है जो यहाँ बॉटम पर आ रहा है 27 लाख का। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो आपका आ रहा है क्रेडिट में, ये आपकी पेमेंट्स हो सकती है, आपने ये आपकी सेल की वो होगी आउटपुट लायबिलिटी, जो भी आप सेल वगैरह कर रहे हैं ये वो अमाउंट आएगा सारा का। और यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं आपके आ रहा है
डेबिट में बैलेंस जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 3,85,000। तो देखिए देखकर ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के पास भी हमारा 3,85,000 रुपए एडवांस जीएसटी जमा है। यानी कि अगर हमारी कोई लायबिलिटी बनती है टैक्स की तो हम इस टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया जो हमारे टैक्सेस होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को देने उनका नेचर जो होता है, जो हमारे लायबिलिटीज होती है उनका नेचर होता है क्रेडिट। अब ये बैलेंस जो आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ हमें गवर्नमेंट को पैसा देना नहीं है बल्कि लेना है। तो यहां से ये समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं टीडीएस पे। अगर आप टीडीएस में देख रहे होंगे, देखिए ओपनिंग में आपको पैसे देने थे 2,54,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट आ रहा है 4 लाख कुछ का अमाउंट आ रहा है। उसके बाद यहाँ 4 लाख का जो अमाउंट आ रहा है ये आपकी पेमेंट्स वगैरह है जो आपने पेमेंट्स करी होंगी इन टैक्सेस के अगेंस्ट। उसके बाद यहाँ फिर से आपका ड्यूरिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,92,000। तो देखिए नेट में भी अभी आपकी लायबिलिटी बनती है यानी कि 60,000 रुपए और आपको टीडीएस अभी जमा करना। तो देखिए आपको टीडीएस वाला लेजर भी समझ में आ गया है ना। अगर इसमें बैलेंस डेबिट आ रहा होता तो इसका मतलब ये होता कि आपने किसी बंदे का टीडीएस जमा तो करा दिया बट उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया अपनी बुक के अंदर। समझ रहे मेरी बात? तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए प्रोविजंस वगैरह है। यहाँ आपके अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी वगैरह पेबल। ये आपके ऑलवेज ज्यादा आइडली क्रेडिट ही होते हैं। जैसे आपने किसी से सर्विसेज ले ली तो उनको अब आपको पैसा भी देना है तो यहाँ आपने वो सब बुक कर लिया। उसके बाद चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता होगा जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे वो हमारे लिए देनदारी होती है, यानी कि हमें उनको पैसा देना है, से जो हमने सर्विसेज या गुड्स ली है उनको हमें पैसा चुकाना है। आइडली उनका जो बैलेंस है क्रेडिट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कार्गो मूवर्स का, सबा का, उसके बाद वरुण, वर्मा, विजय, विनय, इन सब का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। तो ये सारे जो लेजर्स हैं ये वो हैं जिनसे हमने कुछ सर्विस या गुड्स बाय किए हैं। अब हमारी लायबिलिटी बनती है कि उनको बैलेंस चुकाए जो कि 4,68,200 रुपए। तो ये वाला तो आपको क्लियर हो गया कि हमें इनका पैसा देना है। बाकी देखिए एटीटी लो फर्म है, स्टील लिमिटेड है या टाटा पावर। अब इन तीन केस में क्या है, हमने इन तीनों को एडवांस पैसा दिया हुआ, यानी कि हमने इनसे भी सर्विसेज नहीं ली, हमने इनसे भी गुड्स बाय नहीं की, बट हमने इनको एडवांस में ही पैसा दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें जब भी हम इनसे सर्विसेज ले लेंगे उसके बाद हम इनके बिल्स रिकॉर्ड करेंगे तो ये लेजर्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आपके बॉस आपसे बैलेंसेस वगैरह पूछते तो आपको चेक कर लेना है कि अगर ये क्रेडिटर है जिसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो सिंपली इस तरह हमें पे करना है। और अगर ये क्रेडिटर है और इसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, जैसा कि आप ये 3 लेजर्स का बैलेंस पे देख रहे हैं 25 लाख रुपए, तो आपको कहना है सर हम इन 3 पार्टीज को 25 लाख रुपए दे चुके हैं बट अभी इनके बिल्स हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर वो बताएंगे हाँ अभी गुड्स नहीं खरीदी, हाँ अभी सर्विसेज नहीं ली, हाँ अभी हमने एडवांस पे किया, इस तरह से वो आपको बताएंगे। तो ठीक है, क्रेडिटर्स भी हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। उसके बाद ये कस्टम ड्यूटीज है हमारी। हम सपोज कोई माल बाहर से इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो उसमें हमें गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करनी होती है। तो देखिए उसका नेचर भी क्रेडिट होगा क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पैसा देना है। हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो वो कस्टम से हमारा माल नहीं छूटेगा। तो ये उसकी कस्टम ड्यूटी है, इसका भी आइडली बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है ना। ये हमारा लायबिलिटीज वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए इसमें कंपोनेंट कम है बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में n नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि जो लेजर्स हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी हो, तो बस सिंपली आपको ये देख लेना है कि उसका नेचर क्या है। अगर वो क्रेडिटर है यानी या फिर आपकी करंट लायबिलिटीज है या आपकी लायबिलिटीज हैं तो उनका नेचर आइडली क्रेडिट होना चाहिए। अगर किसी का नेचर क्रेडिट है और उसका बैलेंस डेबिट आ रहा है तो मैंने आपको बताया जैसा कि क्रेडिटर्स में कि इनके बिल्स अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, या अगर आपने भी सर्विसेज नहीं ली है, कई बार हम एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं अपने क्रेडिटर्स को, तो जब हम सर्विसेज या गुड्स बाय कर लेते हैं तो बिल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब सपोज यहाँ एक सिनेरियो निकलता है, अब आपकी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद भी आपकी इन तीनों लेजर्स में बैलेंस एज इट इज आ रहा है। तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, ऐसे केस में ये जो बैलेंस है ये क्रेडिटर से होकर मूव होकर आपके करंट लायबिलिटी में चला जाएगा और इसका एक ग्रुप बनेगा एडवांस पेड टू सप्लायर। एडवांस पेड टू सप्लायर में 25 लाख ये अमाउंट आएगा और आपका ये शो करेगा करंट लायबिलिटीज के। तो होपफुली आपको लायबिलिटी वाला पार्ट क्लियर होगा।
अब चलते हैं फिक्स एसेट की तरफ। आपको पता है देखिए फिक्स एसेट्स का नेचर तो ऑब्वियसली डेबिट ही होता है। अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब है आपने उसका बिल गलत चढ़ा दिया। समझ रहे मेरी बात? आपने उसका बिल गलत चढ़ा दिया है, यानी कि उल्टी एंट्री पार कर दी, या किसी पर गलत डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दी है वगैरह वगैरह। यानी कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव अगर आ रहा है तो आपको उस लेजर को खोलकर देखना है और चेक करना है कि आपने एंट्री गलत की है या कोई और रीजन रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है तो इन्वेस्टमेंट्स का नेचर भी डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ 12.5 लाख रुपए डेबिट्स में पड़े हुए। उसके बाद मैं बात करूं आपकी अदर करंट लायबिलिटीज की, उसमें देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है आपके 52 लाख रुपए आ रही है। ऑब्वियसली आपका स्टॉक भी पॉजिटिव होगा। अगर स्टॉक नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने ब्लंडर किया हुआ है। आइडियली स्टॉक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इवन सिंगल लाइन आइटम भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एक आइटम्स के 4-5 नेम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज आप कोई बोटल्स वगैरह, सपोज आप माइक ट्रेडिंग करते हैं, माइक की सेल परचेज कर, तो कई बार बंदे क्या करते हैं, माइक ए, माइक बी, माइक सी, अब इस तरह से लेजर खोल लेते हैं बहुत सारे। माइक ए खरीदा, बेक माइक बी दिया, माइक बी खरीदा, सेल कर दिया माइक सी। तो उससे क्या होता है, एक तरफ आपका स्टॉक पॉजिटिव में रहता है, एक तरफ नेगेटिव में रहता है। तो आप जब भी इन्वेंट्री इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, आपको बड़े ध्यान से करना है ताकि उसमें कोई नेगेटिव बैलेंस खड़ा ना हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस जो स्टॉक है, इसमें जो बैलेंस है ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये आपकी क्योंकि नेट प्रॉफिट पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट्स में आगे, जैसे देखिए हमने सिक्योरिटी दी हुई है टाटा पावर। आप हो सकता है कि रेंट की सिक्योरिटी दी हुई हो आपने, या कुछ और सिक्योरिटी दी हुई हो, वो आप डिपॉजिट्स में भी डाल सकते हैं, लोन एट एडवांस में। देखिए जैसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी डाल रखी है, इसको आप आइडियली वैसे डिपॉजिट एसेट्स में डालनी चाहिए, लेकिन यहाँ लोन एट एडवांस में डली हुई। और अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है उधार, तो आपका लोन एट एडवांस में है। उसके बाद करते हैं सन्ड्री डेटर्स। देखिए ये सारे हमारे डेटर्स हैं। सेम अभी मैंने क्रेडिटर्स के बारे में बताया, और हम डेटर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये सारे मेरे डेटर्स हैं जिनका बैलेंस डेबिट आ, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे बॉस पूछते हैं कि भाई एबी एंटरप्राइजेस का क्या बैलेंस है, जैसा टॉप पर आ रहा है, मैं बोलूंगा जी 7,64,127 रुपए लेने, आनंद मेटल से 11,70,000 लेने, इस तरह से बाकी पार्टी से पैसे लेने। लेकिन जिनका बैलेंस डेबिट आ रहा है, ये इंडिकेट करता है। देखिए अगर इस तरह से छोटा मोटा है पैसों में, तो आप उसको राउंड ऑफ में भी डाल सकते हैं, एक आध पैसे, इतने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी ये जो आपके क्रेडिट में बैलेंस आ रहे हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है कि इनका क्रेडिट में बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि डेटर ने आपको पेमेंट कर दी है एडवांस में, बट आपने उसको माल डिलीवर नहीं किया। या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि माल डिलीवर कर देते हैं बट बिल नहीं बनाते, जो कि आइडियली गलत तरीका है। जब गुड्स डिलीवर हो रही है उसी टाइम इनवॉइसेस और ईवे बिल वगैरह अगर रिक्वायरमेंट है तो बननी चाहिए, बट लोग नहीं बनाते। तो ठीक है ना, यहाँ अब इसको देखकर सिंपली नजर आ रहा है। आप सर पूछ ले भी A2 LLP का क्या बैलेंस है, तो आप क्या बताओगे कि सर 37,000 रुपए उसने एडवांस आए हैं। सर बोलेंगे भाई गधे उसका तो माल जा चुका है, तूने बिल नहीं बनाया अभी। तो इस तरह से अगर आपकी बुक्स में किसी डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है या किसी क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट आ रहा है, तो अपने बॉस को इंटीमेट करते रहो टाइमली कि सर डेटर्स की लिस्ट ये है, क्रेडिटर्स की लिस्ट ये है, ताकि वो बता दें कि इसका बिल आ गया या इसका बिल काटना है। उसके बाद देखिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव आ। कैश इन हैंड में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आइडियली ये किसी भी रेट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि 1 तारीख में नेगेटिव, 2 तारीख में नेगेटिव, 3 तारीख में पॉजिटिव, 4 में नेगेटिव, 5 में पॉजिटिव। तो हर डे में कैश आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि कैश ही नहीं है तो फिर आपने खर्चे कैसे कर लिए, है ना। फिर बैंक का भी बैलेंस आपका हमेशा डेबिट ही होना चाहिए। अगर किसी बैंक का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो इनका मतलब आपने उसकी बुकिंग गलत की है, फिर वो बैंक नॉर्मल बैंक नहीं है, यानी कि सेविंग अकाउंट नहीं है, फिर वो ओडी अकाउंट, क्योंकि ओडी अकाउंट में नेगेटिव चलता है या सीसी अकाउंट्स में नेगेटिव फैसिलिटीज चलती हैं। तो अगर आपका कोई इस तरह का है तो आपने ग्रुपिंग गलत की हुई है। अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, यहाँ हमारे एसेट साइड आ रहा है। आइडियली अगर यहाँ पर मेरे एसेट साइड आ रही है तो इसका मतलब हम लॉस में, है ना, हम लॉस में। तो बेसिकली यही चीजें मुझे आपको समझानी। जब भी बैलेंस शीट आप गो थ्रू करें
तो आपको हर लेजर्स का बैलेंस देख लेना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर और रेशियोज वगैरह हैं, इसकी ग्रुपिंग्स वगैरह कैसे करनी है करेंट हैंड में, या और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें बाकी। बट इतना अगर आप एक अकाउंटेंट लेवल पर काम करें तो ये बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। तो अब करना क्या, आपको ये वीडियो उन सभी दोस्तों को शेयर कर देनी है जो आपके अकाउंटिंग फ्रेंड्स है या अकाउंटेंट्स वगैरह है, या आपके कोई अकाउंटिंग ग्रुप्स वगैरह हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके जो आपको आज मिली। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स पर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर या इंस्टा पर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जब भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.